क्लास में बोरिंग सा लेक्चर चल रहा था तो मैंने टाइम पास के लिए अपनी ऑनलाइन डेटिंग वाली पार्टनर को एक मैसेज चिपका दिया कि दीदी 50 रुपए की स्ट्रॉबेरी दिला दो ना, अगली बार तुम्हारे गले पर सूद समेत वापस कर दूंगा। पर भाई अगले ही सेकंड जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वही सेम टू सेम मैसेज सामने बड़ी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था और हमारी प्रोफेसर, जिन्हें पूरे कॉलेज में लाइसीवर प्रोफेसर के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल शांत रहीं और उन्होंने बिना किसी घबराहट के बड़े आराम से टाइप करके जवाब दिया कि बाबू मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं तो वहीं सुन्न होकर रह गया। असल में हुआ ये था कि अटेंडेंस और क्रेडिट्स के चक्कर में मेरा रूममेट मुझे जबरदस्ती यहाँ वहाँ के लेक्चर्स में घसीटता फिर रहा था, जहाँ 3 घंटे के अंदर 5 प्रोफेसर बारी बारी आकर अपना ज्ञान पेल चुके थे और मैं नीचे चुपचाप बैठा बैठा बोर हो रहा था। और सच बताऊं तो बैठे बैठे मेरी गांड दुखने लगी थी। तभी जैसे ही छठे प्रोफेसर स्टेज पर आए, पूरी ऑडियंस में अचानक शोर मच गया और मेरा रूममेट भी एकदम एक्साइटेड होकर बोला, देख देख प्रोफेसर लियू आ गए। मैंने ऊपर नजर उठाई तो सामने प्रोफेसर लियू बुयान खड़े थे, जो हमारे डिपार्टमेंट के सबसे कम उम्र के लेजेंडरी प्रोफेसर माने जाते थे। और उस वक्त वो स्टेज पर बस अपनी स्लाइड सेट कर रहे थे, पर भाई दिखते वो वाकई कमाल के हैंडसम थे। तभी अचानक मेरा ध्यान उनकी स्क्रीन के एक लाल और हरे रंग के पैटर्न पर गया, जो बिल्कुल वैसा ही लकी पैटर्न था जो मैंने हाल ही में अपनी ऑनलाइन पार्टनर को सजेस्ट किया था। और उन्हें देखते ही मुझे अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड की याद आ गई और कल रात जो उसने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड की याद आ गई और कल रात जो उसने अपनी हॉट तस्वीरें भेजी थीं, वो सब मेरे दिमाग में घूमने लगी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना चैट बॉक्स खोल लिया, जहां उसका आखिरी मैसेज यही था कि वो काम पर जा रही है। तो मैंने सोचा कि अभी तो वो काम में बिजी होगी, क्यों न थोड़ी मस्ती की जाए और उसकी टांग खींची जाए। इसलिए मैंने फटाफट वही मैसेज दोबारा टाइप करके सेंड कर दिया कि दीदी 50 रुपए की स्ट्रॉबेरी दिला दो ना, अगली बार तुम्हारे गले पर सूद समेत वापस कर दूंगा। मैसेज सेंड होते ही अगले सेकंड पूरी कॉन्फ्रेंस हॉल में हंगामा मच गया और मेरे बगल वाले ने मुझे जोर से चूटी काटी और फुसफुसाया, ओ भाई लिनफेन देख, क्या ये प्रोफेसर लियू का बॉयफ्रेंड है? मैंने झटके से ऊपर देखा तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर वही सेम मैसेज दिख रहा था जो मैंने अभी अभी भेजा था। और सामने रुयान जो वीचैट पर फाइलें ढूंढ रही थी, वो थोड़ी हैरान हुई, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला, चैट विंडो बंद की, अपना फोन निकाला और कुछ टाइप करने लगी, जिसके अगले ही पल मेरे फोन पर मेरी ऑनलाइन पार्टनर का रिप्लाई आया कि बाबू मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं तो एकदम पत्थर बन गया, जबकि उधर हॉल में हड़कंप मचा हुआ था और सब चिल्ला रहे थे कि मैंने देख लिया, उनका फोन चमका था, ये कितना प्यारा है यार। तभी मेरा दोस्त सीयूई मेरी तरफ घूमा और बोला कि लियू प्रोफेसर का जो अवतार है वो बिल्कुल तेरे जैसा ही है। क्या गजब का इत्तेफाक है ना। जिस पर मैंने एक सूखी नकली हंसी हंसते हुए कहा कि अरे हाँ यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो सीयूई को मेरा ये फीका सा रिएक्शन पसंद नहीं आया और वो दूसरों से गप्पे मारने लगा। पर यहाँ स्टेज पर खड़ी लियू रुयान को देखकर मेरा दिल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़क रहा था, क्योंकि सेम लकी पैटर्न, सेम प्रोफाइल पिक्चर और वही सेम मैसेज, सब कुछ साफ साफ चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि लियू रुयान ही मेरी वो ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है। और भाई क्या गजब का कंट्रास्ट था, क्लास में इतनी संस्कारी प्रोफेसर और चैट पर इतनी बोल्ड। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, लियू रुयान जल्दी जल्दी में वहां से निकल गईं और मैं जब हॉस्टल की तरफ लौट रहा था तो मेरे फोन पर लियू रुयान के मैसेजेस की बाढ़ आ गई कि क्या हुआ बाबू, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, मेरा काम खत्म हो गया है। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए। तभी मैं बहुत घाई में थी, इसलिए तुम्हें 50 रुपए की स्ट्रॉबेरी दिलाना भूल गई। और तभी अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया कि आपको 50,000 रुपए का ट्रांसफर मिला है। मैं एक के बाद एक आ रहे उनके मैसेजेस को देख रहा था और सच बताऊं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। लियू रुयान के इस संस्कारी और कड़क चेहरे के पीछे उस इतनी बोल्ड बातें करने वाली लड़की को इमेजिन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ ही मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिप्लाई दूं। मैं इसी कशमकश में था कि तभी मेरे बगल में बैठी सीनियर सीयूई का मैसेज आया, लिनफेन, प्रोफेसर सू कह रहे हैं कि उनका कंप्यूटर फिर से खराब हो गया है और वो तुम्हें उसे चेक करने के लिए बुला रहे हैं। प्रोफेसर सू मेरे ट्यूटर हैं और जब से मैंने पिछली बार उनका स्लो चल रहा कंप्यूटर ठीक किया था, तब से वो हर छोटी मोटी गड़बड़ के लिए मुझे ही बुला लेते थे। मैं कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी चैट्स को वहीं छोड़ा और सीधे उनके ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। पर जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि लियू रुयान भी वहीं बैठी थीं। वो मेरे ठीक सामने वाले डेस्क पर थीं, अपना सिर झुकाए चुपचाप फोन देख रही थीं और उनका मूड काफी खराब लग रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें ज्यादा देखूं, इसलिए मैंने अपनी नजरें चुराईं और पूरा ध्यान प्रोफेसर सू का कंप्यूटर ठीक करने में लगा दिया। जैसे ही कंप्यूटर ठीक हुआ, प्रोफेसर सू खुशी के मारे अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराए और बोले, वैसे प्रोफेसर लियू अभी कह रही थीं कि अचानक उनके वीचैट पर मैसेज आने बंद हो गए हैं, जरा एक बार उनका फोन भी देख दोगे क्या? मैंने एक पल के लिए सोचा और मुझे तुरंत समझ आ गया कि लियू रुयान को मैसेज क्यों नहीं मिल रहे थे। ये प्रॉब्लम तो चुटकियों में ठीक हो सकती थी, पर प्रोफेसर सू की उस मुस्कुराती हुई नजरों के सामने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैं उनके डेस्क की तरफ बढ़ा। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज बदली और भारी आवाज में कहा, प्रोफेसर लियू, प्रोफेसर सू कह रहे हैं कि आपका वीचैट शायद खराब हो गया है।
मेरी आवाज़ सुनकर रुयान अचानक से चौंक गई। वो मुझसे थोड़ा डर सी गई और उन्होंने झटके से पीछे होकर मुझसे दूरी बना ली और बोली, नहीं नहीं कोई बात नहीं। वैसे वो प्राइवेट में अपने कलीग्स के साथ हमेशा इतनी ही शिष्ट और दूर दूर रहने वाली इंसान थीं, पर इस वक्त उनका ये बर्ताव मेरे लिए एकदम परफेक्ट था। मैं जैसे ही वहां से मुड़कर भागने वाला था कि तभी लियू रुयान की नज़र अचानक मेरे हाथ पर टिक गई। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था जिसकी स्क्रीन ऑन थी और वॉलपेपर पर एक छोटे से पिल्ले की फ़ोटो लगी थी। मुझे तुरंत याद आया कि मैंने पहले अपनी ऑनलाइन पार्टनर को अपने कुत्ते की बहुत सारी फ़ोटो भेजी थीं और उसी का वॉलपेपर बना रखा था। मैंने बिना देर किए फटाफट फ़ोन अपनी जेब में ठूंस लिया और कहा, प्रोफेसर लियू, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। तभी रुयान अचानक बोल पड़ी, रुको, क्या मैं तुम्हारा वॉलपेपर देख सकती हूँ? ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़का कि कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया। मैंने अनजाने में ही अपनी जेब पर हाथ रख लिया जहां फोन था और मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी। शायद अभी ये ठीक नहीं होगा। इस पर लियू रुयान ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या बात है? तो मेरे मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया, मेरा वॉलपेपर बहुत प्राइवेट है। लियू रुयान ने कुछ सोचा और उनके चेहरे पर थोड़ी शिकन आई। फिर वो बोली, आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। बात बस इतनी है कि मैंने अभी तुम्हारे वॉलपेपर पर जो पिल्ला देखा वो बिल्कुल उस कुत्ते जैसा दिखता है जिसने पहले कभी मेरी जान बचाई थी। इसीलिए मैं बस पक्का करना चाहती थी। अगर तुम्हें ठीक न लगे तो तुम फोन की आधी स्क्रीन छुपाकर भी दिखा सकते हो। मैं तो उनकी बात सुनकर दंग रह गया कि भाई, मेरे कुत्ते ने कब इनकी जान बचाई थी। पर लियू रुयान की आंखों में उस जान बचाने वाले कुत्ते को ढूंढने की इतनी तड़प देखकर मैं थोड़े कंफ्यूजन में आ गया और मैंने अपना फोन निकालकर उन्हें दिखा दिया। वो बस थोड़ा पास आई और उन्होंने एक पल के लिए उसे देखा, जिसके बाद उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। जब उन्होंने दोबारा मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में अजीब सी क्यूरियोसिटी और उम्मीद साफ दिख रही थी और उन्होंने पूछा, ये तुम्हारा ही पिल्ला है ना? मैंने तुरंत अपना फोन पीछे खींच लिया और मन ही मन सोचा, अरे मेरी जान, कैसी जान बचाई? ये तो पक्का मेरा टेस्ट ले रही हैं। इसलिए मैंने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने पागलों की तरह ना में सिर हिलाया और मेरा दिमाग बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगा और मैंने झूठ बोल दिया कि अरे नहीं, ये तो मेरे भाई का कुत्ता है। लियू रुयान ने थोड़े कंफ्यूजन में अपना सिर झुकाया और पूछा, तुम्हारा भाई? मैंने तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए बिना कोई आवाज किए अपना फोन निकाला। मैंने फटाफट अपनी सेकेंडरी अकाउंट लॉगिन की जहां मैंने अपनी मेन आईडी से की गई कुछ चैट्स ढूंढ निकाली और बोला, हाँ ये देखो, ये वही फोटो है जो मेरे भाई ने मुझे भेजी थी। उस वक्त मैंने अपनी सेकेंडरी आईडी पर भेजी गई उस एडिट की हुई पिल्ले की फोटो की तरफ इशारा किया ताकि वो मैच कर सकें। मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि मुझे अपनी सेकेंडरी आईडी को कबाड़ खाने की तरह यूज करने की आदत थी। लियू रुयान ने पास आकर देखा तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उन्होंने मेरी मेन आईडी के अवतार की तरफ उंगली उठाई और पूछा, क्या ये तुम्हारा भाई है? ये सुनते ही मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ तो मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा, हाँ, पर सच बताऊं तो हमारी आपस में उतनी ज्यादा जमती नहीं है। लेकिन लियू रुयान तो मुझसे हाथ मिलाने के लिए उतावली हो गई और बोली, सुनो, क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? शायद आगे चलकर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। सच कहूं तो मैं लियू रुयान को अपना नंबर बिल्कुल नहीं देना चाहता था, पर जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी नजर पास ही खड़े प्रोफेसर सू की तरफ गई। प्रोफेसर सू के पास मेरी मेन आईडी ऑलरेडी थी और अगर लियू रुयान किसी और से मेरा नंबर मांगती तो मेरा भंडाफोड़ होना तय था। इसलिए मैंने न चाहते हुए भी कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं प्रोफेसर लियू, और मजबूरी में अपनी सेकेंडरी आईडी से उन्हें फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया और ऊपर से एक नकली स्माइल दे दी। पर जैसे ही मैं वहां से मुड़ा मेरा चेहरा उतर गया। भाई ये चल क्या रहा है? भले ही लियू रुयान मेरी ऑनलाइन पार्टनर के रूप में मेरी हर बात मानती थी, पर वो इसलिए था क्योंकि उन्हें मेरा ऑनलाइन वाला रूप पसंद था। अगर उन्हें पता चल गया कि असल जिंदगी में मैं उनका स्टूडेंट हूं और वो मुझे इस तरह पैसे ट्रांसफर कर रही थी तो उनके गुस्से वाले मिजाज को देखते हुए वो तो आग बबूला हो जाएंगी। उस वक्त वो न सिर्फ मुझे छोड़ेंगी बल्कि कॉलेज में भी मेरा जीना हराम कर सकती हैं। इसलिए सबसे बेस्ट यही होगा कि मैं खुद ही चुपचाप उनसे ब्रेकअप कर लूं। भले ही मुझे इस बात का थोड़ा दुख हो रहा था। रास्ते पर चलते हुए मेरे फोन पर फिर से लियू रुयान के मैसेजेस की बाढ़ आ गई। बाबू, मुझे अभी पता चला कि मेरा एक स्टूडेंट तुम्हारे भाई का सगा भाई है। क्या गजब का इत्तेफाक है ना? वो भी अपने वॉलपेपर पर तुम्हारे पिल्ले की फोटो लगाता है। तुम दोनों भाइयों में जरूर बहुत प्यार होगा। अरे बाबू, गलत मत समझना, मैंने तो बस अचानक देख लिया था। मैं जानबूझकर तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी। तुम अभी भी मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? और इसके तुरंत बाद मुझे 20,000 युआन का ट्रांसफर मिला। उनके एक के बाद एक आ रहे मैसेजेस को देखकर मेरे दिल में अजीब सी खलबली मच रही थी तो मैंने सीधे फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दिया। घर पहुंचकर मैंने अपनी सेकेंडरी आईडी चेक की तो देखा कि लियू रुयान ने वहां भी एक मैसेज टपका रखा था, लिनफेन, क्या तुम अभी अपने भाई से बात कर सकते हो? मैंने थोड़ी देर बाद रिप्लाई किया, नहीं प्रोफेसर लियू, अभी नहीं। मुझे लगा कि शायद अब वो शांत हो जाएंगी, पर अगले ही सेकंड मेरे फोन में जैसे भूकंप आ गया। लियू रुयान ने गुस्से और घबराहट में मेरी मेन आईडी पर लगातार 2 मैसेजेस दागे। बाबू, क्या कुछ गड़बड़ हुई है? तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी पुलिस को फोन करने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। भाई, अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया तब तो मेरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लियू रुयान का ये कैसा लॉजिक था भाई? मैंने बिना 1 सेकंड गवाए फटाफट कांपते हाथों से उन्हें टाइप किया, अरे अरे कुछ नहीं हुआ।
असल में मैं सो गया, दोपहर में गलती से मेरी आंख लग गई थी। ये पढ़कर लियू रुयान ने चैन की सांस ली और बोली, चलो अच्छा हुआ। बाबू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? जल्दी से पैसे एक्सेप्ट करो और जाकर कुछ खा लो। आज जब तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो मैं बहुत डर गई थी। बाबू, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? तुम मुझे नहीं चाहते, है ना? उसका ये मैसेज देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ, जैसे किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो। लियू रुयान हमेशा मेरा कितना ख्याल रखती थी, कितनी केयरिंग थी, और ऊपर से मुझ पर दिल खोलकर पैसे भी खर्च करती थी। ऐसे में उससे अचानक ब्रेकअप करना बहुत गलत होता। पर अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो आखिर कब तक इस सच को छुपा पाऊंगा? मैं जितना इस बारे में सोच रहा था उतना ही डक्सी हो रहा था। मेरा गला भर आया और आंख से 2 गर्म आंसू टपक गए। तभी मेरा रूममेट ठीक मेरे पीछे से गुजरा और मुझे रोता देख चौंक गया। लिन फैन, क्या हुआ भाई तेरे को? मैंने जब उसकी तरफ देखा तो आंसुओं की वजह से मुझे सब धुंधला दिख रहा था। मेरे रूममेट ने सीरियस होकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, कौन तंग कर रहा है भाई तेरे को? मुझसे रहा नहीं गया और मैं सिसकते हुए बोला, भाई जू, अगर तुझे पता चले कि जिससे तू ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है असल जिंदगी में उसके साथ होना नामुमकिन है तो तू क्या करेगा? उसने राहत की सांस ली और बोला, बस इतनी सी बात तो भाई ब्रेकअप कर ले। सिर्फ एक लड़की ही तो है और जैसा तू दिखता है तुझे कोई भी मिल जाएगी। पर फिर उसे कुछ याद आया और उसने अपना टोन बदलते हुए पूछा, वैसे क्या उसने कभी तुझ पर पैसे खर्च किए हैं? मैंने सुना है कि कुछ लोग ब्रेकअप के बाद अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने लगते हैं। मैंने इस बात पर गौर किया। लियू रुयान ने वाकई मुझ पर काफी पैसे उड़ाए थे, पर भले ही मैं उसके सारे पैसे एक्सेप्ट न करूं, मुझे नहीं लगता था कि वो वैसी घटिया सोच वाली लड़की है। मुझे सोच में पड़ा देख मेरे दोस्त ने फिर से कंधा थपथपाया और बोला, अरे पैसों की टेंशन मत ले, बस जब ब्रेकअप करे तो उसके साथ ज्यादा रूखा बर्ताव मत करना। अपने रूममेट की बात सुनकर मैंने खुद को समझाया कि मुझे उसके साथ ज्यादा कड़वा नहीं होना है। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मैंने खुद को मजबूत किया और उसे एक मैसेज भेजा, बाबू, अगर किसी दिन हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? मैं ये भेज ही रहा था कि तभी लियू रुयान का मैसेज आ गया, क्या आज तुम्हें मेरी हॉट फोटोज देखनी है? मुझे लगा कल रात जो मैंने फोटोज भेजी थी वो तुम्हें बहुत पसंद आई थी। मैंने भारी मन से रिप्लाई किया, दीदी अब फोटोज मत भेजा करो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। उसने तुरंत एक सवालिया निशान वाला इमोजी भेजा और लिखा, पर कल रात तो तुम बहुत खुश थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और लिखा, वो पुरानी बातें थीं, अब मैं बदल गया हूँ दीदी। लियू रुयान ने एक रोने वाला इमोजी भेजा और उसके बाद काफी देर तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने अपनी सेकेंडरी आईडी चेक की तो देखा कि लियू रुयान उम्मीद के मुताबिक वहीं पहुंची हुई थी और उसने लिखा था, क्लासमेट ह्यानचेन, क्या तुम अपने भाई से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ सकते हो? तुम्हारा भाई आज बहुत खराब मूड में है। मैंने सोचा, गर्लफ्रेंड? क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ भाई, खुद पूछ लो तो पता चल जाएगा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपनी सेकेंडरी आईडी से अपनी मेन आईडी पर मैसेज किया और नाटक रचते हुए पूछा, भाई क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर मेन आईडी से रिप्लाई किया, नहीं भाई, सच में नहीं है। तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुझे सच में कोई नहीं दिखती क्या? इसके बाद मैंने सेकेंडरी आईडी से रुयान को बताया, प्रोफेसर लियू, वो कह रहा है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर रुयान काफी देर तक शांत रही, पता नहीं वो क्या सोच रही थी। बहुत देर बाद मुझे मेरी मेन आईडी पर उसका एक मैसेज मिला, बाबू अब मैं तुम्हें पसंद नहीं रही ना? ये पढ़ते ही मेरे दिल में एक पल के लिए तेज दर्द हुआ, पर वो जल्दी ही गायब हो गया। मैंने बहुत नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हुए टाइप किया, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे तुम बोर हो गई हो। 1 साल से ज्यादा हो गया है, क्या तुम बोर नहीं होती? उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे फिर से बहुत बुरा लगा, पर अगर मैं इस रिश्ते को उसके साथ और खींचता तो ये हम दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना बन जाता। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर टाइप किया, आई एम सॉरी, हमारा ब्रेकअप ही ठीक रहेगा, और लियू रुयान को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करते ही अंदर से मुझे एकदम खाली खाली सा महसूस होने लगा, क्योंकि ये एक ऐसा एक तरफा सफर था जिसमें लियू रुयान को कभी पता ही नहीं चलने वाला था कि उसका चक्कर उसके अपने ही स्टूडेंट के साथ चल रहा था। इसके बाद मैंने अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल जीने की कोशिश तो की, पर अनजाने में ही मैं अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीजें लियू रुयान के साथ शेयर करने के लिए मचल जाता था। और फिर अचानक याद आता कि अरे, मैं तो उसे ब्लॉक कर चुका हूँ। लियू रुयान ने मेरी सेकेंडरी आईडी के जरिए भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर जब मैंने वहां से भी साफ साफ कह दिया कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो उसने मेरी सेकेंडरी आईडी पर भी मैसेज करना बंद कर दिया। शायद उसने अब इस सच को स्वीकार कर लिया था। फिर एक दिन प्रोफेसर सू ने मुझे दोबारा अपना कंप्यूटर ठीक करने के लिए बुलाया, और जब मैं वहां सेटिंग फिक्स कर रहा था तो अचानक न चाहते हुए भी मेरी नजर उनके फोन पर गई जो वो किसी से बात कर रहे थे। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? मैं बस अभी वहां पहुंचता हूं। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ प्रोफेसर सू, कौन बीमार है? तो वो बोले, प्रोफेसर लियू, तुम भी तो उन्हें जानते ही हो, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से उन्हें क्या हो गया है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? प्रोफेसर लियू को क्या हुआ? वो बोले, कुछ दिनों से उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है और अभी अभी वो घर पर बेहोश होकर गिर गईं। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर आसमान ही टूट पड़ा हो। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है?
क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? मैं इससे पहले कि उनसे कुछ और डिटेल में पूछता, प्रोफेसर सू अपना बैग टांगकर आनन फानन में वहां से निकल चुके थे। प्रोफेसर सू के खाली ऑफिस में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था। मैंने लगभग 2 घंटे तक इंतजार किया और फिर खुद को रोक नहीं पाया और प्रोफेसर सू को फोन लगा दिया। काफी देर बाद उन्होंने बहुत ही थकी हुई आवाज में फोन उठाया तो मैंने कहा, प्रोफेसर, मैं लिनफेन बोल रहा हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता था कि प्रोफेसर लियू अब कैसी हैं? मेरा एक रिश्तेदार उसी हॉस्पिटल में काम करता है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। प्रोफेसर सू बोले, थैंक यू लिनफेन, पर अब सब ठीक है। इस पगली का दिल टूट गया है, जिसकी वजह से इसका शुगर लेवल एकदम गिर गया था और ऊपर से इसे पहले ही पेट की बीमारी है, इसलिए इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। मैंने तुरंत मौका देखकर कहा, प्रोफेसर, क्या मैं प्रोफेसर लियू की देखभाल के लिए वहां चला जाऊं? मैंने पहले हॉस्पिटल में अपनी माँ की भी देखभाल की है, तो मुझे इसका काफी एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर सू बोले, अरे अगर तुम मदद करना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आज दोपहर में मेरा एक जरूरी लेक्चर है। लिनफेन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो मेरी सगी भांजी है और उम्र में तुमसे बस 4-5 साल ही बड़ी है, तो तुम वहां उसे एक प्रोफेसर की तरह ट्रीट मत करना। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि लियू रुयान असल में प्रोफेसर सू की भांजी हैं। तभी तो प्रोफेसर सू इतने ज्यादा परेशान थे। प्रोफेसर सू के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक मैं बिना वक्त गवाए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया और जैसे ही मैंने वार्ड के कमरे में कदम रखा तो देखा कि लियू रुयान बेड पर लेटी हुई थी और उनके हाथ में ड्रिप चढ़ रही थी। वो बहुत ही कमजोर और पीली दिख रही थी और उनकी आंखों में ताजे आंसू तैर रहे थे। मैं चुपचाप उनके पास गया और साइड टेबल पर रखी टोकरी से एक संतरा उठाने लगा और बोला, प्रोफेसर लियू, मेरे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने कहा कि ब्रेकअप सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कोई कमी है और वो आपको इस हालत में बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। उसने कहा है कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। लियू रुयान ने मेरे हाथ में मौजूद संतरे को इस तरह देखा जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आ गया हो। फिर उन्होंने फ्रूट बास्केट से एक आलू बुखारा उठाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी थोड़ा खा लो। मैंने अपना सिर हिलाते हुए मना किया, थैंक यू, पर मुझे आलू बुखारा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बात सुनकर वो 1 सेकंड के लिए ठिठक गईं। उन्होंने पूरा ध्यान लगाकर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे दिखते हो। तुम दोनों में से किसी को भी आलू बुखारा पसंद नहीं है और तुम दोनों ही संतरे के ऊपर के सफेद रेशे निकाल निकाल कर खाते हो। भाई, ये वो पर्सनल आदतें थीं जो मैंने चैटिंग के दौरान अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को बताई थी और उसे एक एक बात याद थी। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने बात पलटने के लिए कहा, अच्छा, सच में आपकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारी आवाज भी काफी हद तक वैसी ही लग रही है। ये सुनते ही मैंने तुरंत घबराकर अपनी आवाज को और भारी बनाने की कोशिश की, नहीं तो। पर लियू रुयान बेड पर इस तरह उठकर बैठ गईं, मानो उनमें अचानक कोई ताकत आ गई हो और बोली, अपनी आवाज को भारी बनाने की कोशिश मत करो। लियू रुयान की गहरी आंखें मुझे इस तरह घूर रही थीं, मानो वो मेरे आर पार देख लेना चाहती हों। फिर अचानक बिना किसी बात के उन्होंने पूछ लिया, तुमने अपने भाई के पिल्ले की फोटो को अपनी प्रोफाइल पिक्चर क्यों बनाया है? मैंने कहा, क्योंकि मुझे वो बहुत क्यूट लगा, बस इसीलिए लगा लिया। इसके बाद मैं कुछ देर तक कांपते दिल से लियू रुयान के पास बैठा रहा। वो बार बार मुझसे अजीब अजीब से सवाल पूछ रही थीं, जिससे मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। उस रात जब मैं कॉलेज वापस लौटा तो मेरे पास प्रोफेसर सू का फोन आया। लिनफेन, मानना पड़ेगा यार, तुम्हें वाकई अच्छा एक्सपीरियंस है। वो पगली, उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, पर अब जाकर आखिरकार उसे भूख लगी है। वो कह रही थी कि उसे सिर्फ तभी अच्छा लगता है जब तुम उसके साथ बैठकर खाते हो, वरना उसका कुछ खाने का मन नहीं करता। क्या तुम आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा समय निकालकर उससे मिलने जा सकते हो? मैं प्रोफेसर सू की किसी बात को मना करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता था, और खासकर तब जब ये पूरा मामला मेरी ही वजह से शुरू हुआ था। पर मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि लियू रुयान ने प्रोफेसर सू से ऐसा क्यों कहा? क्या उसने सच में कुछ पकड़ लिया है? मैं जितना सोच रहा था, मेरी धड़कनें उतनी ही बढ़ रही थीं। जब मैं दोबारा लियू रुयान के लिए खाना लेकर पहुंचा तो मुझे देखते ही उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुरंत थोड़ा पीछे हटते हुए उससे दूरी बनाई और कहा, अरे कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई है, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। उसने पूछा, तुम रोज आओगे ना? मैंने कहा कि प्रोफेसर सू ने 3 दिन के लिए कहा है। यह सुनकर लियू रुयान ने अपना सिर उठाया और बिना कुछ बोले बस मुझे देखती रही। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरा खाना खाने का कोई मूड नहीं है। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल तुरंत पिघल गया और मैंने कहा, ठीक है, 1 हफ्ता ही सही, मैं 1 हफ्ते तक आऊंगा। तब जाकर उसके चेहरे पर एक प्यारी और दुर्लभ सी मुस्कान आई। मैं वहीं बगल में बैठकर ध्यान रखने लगा कि वो अच्छे से खाना खाए। खाते खाते उसकी नजरें बार बार बगल वाले बेड पर जा रही थीं, जहां एक कपल बड़े प्यार से एक दूसरे पर हक जता रहा था। उस बेड पर लड़की बोल रही थी, मेरे हाथ में चोट लगी है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो लड़का बेबस होकर मुस्कुराया और उसे चम्मच से एक एक निवाला खिलाने लगा। लियू रुयान उस लड़की के हाथों को एकटक देखती रही। फिर उसने अपने खुद के हाथ को देखा और उसकी आंखों में अजीब से भाव आ गए। अगले दिन जब मैं उससे मिलने गया तो भाई साहब, लियू रुयान का दाहिना हाथ सच में जख्मी था। उसका वो हाथ जो कभी इतना पतला और खूबसूरत दिखता था, अब उस पर पट्टियों की एक मोटी परत लिपटी हुई थी।
इतनी भारी पट्टी बंधी थी कि वो देखने में थोड़ी अजीब और फनी लग रही थी। मैं डर गया और मैंने पूछा, ये क्या हो गया? लियू रुयान ने अपने हाथ की तरफ देखा और बोली, कल तुम्हारे जाने के बाद मैं एक सेब छीलना चाहती थी, पर गलती से। मैंने तुरंत उसके बेड के पास बैठते हुए पूछा, क्या तुम इस हाथ को हिला पा रही हो? उसने कोशिश की और बोली, नहीं, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है और डॉक्टर ने मुझे सीधे हाथ का इस्तेमाल करने से मना किया है, पर मुझे उल्टे हाथ से काम करने की आदत नहीं है। अब मैं क्या करूं? बोलते बोलते उसकी आवाज और धीमी हो गई और उसकी नजरें लगातार खाने के कटोरे पर टिकी थीं। मैंने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा, पर ये तो तुम्हारे लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो क्लासमेट हियान चेन। वो मेरे इस तंज को समझ नहीं पाई और बस एकटक मुझे एहसानमंद नजरों से देखती रही, पर पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने थोड़े अनाड़ीपन से कटोरा खोला, अजीब तरह से चम्मच पकड़ी और दलिया का एक चम्मच भरकर लियू रुयान के होठों के पास ले गया। वो खुशी के मारे मुस्कुरा उठी और उसकी आंखें चमकने लगी। वो मुझे एकटक निहारे जा रही थी और मैं इस अजीब सी सिचुएशन में असहज होकर उसकी नजरों से बच रहा था। वो बड़े चाव से दलिया का एक एक चम्मच खा रही थी और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उसने दलिया का पूरा बड़ा कटोरा साफ कर दिया। मुझे लगा कि चलो अब तो खत्म हुआ है ना, पर उसने फिर से मना करते हुए सिर हिला दिया। तीसरे दिन तक आते आते मुझे लियू रुयान को दलिया खिलाने की ऐसी आदत हो गई थी कि मैं उसे एक बहुत बड़ा पत्ता गोभी समझकर खिलाने लगा था। लियू रुयान की उन डूबती हुई गहरी नजरों के सामने मैंने पूरे हौसले के साथ एक और चम्मच उसके मुंह के पास बढ़ाया। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर कुछ चीजें जमीन पर गिरने की तेज आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर न जाने कब से लोगों की पूरी भीड़ खड़ी थी, जिसमें मेरे पुराने रूममेट्स और दूसरे स्टूडेंट्स शामिल थे, जो हाथ में गिफ्ट्स और फूल लेकर मरीज का हालचाल जानने आए थे। मैं तो अपनी धुन में उसे दलिया खिलाने में लगा हुआ था, पर इस वक्त वो सारे लोग मुंह फाड़े मुझे ही देख रहे थे। उनके हाथ में जो फ्रूट बास्केट थी वो पहले ही नीचे गिर चुकी थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब भी मेरा हाथ लियू रुयान को दलिया खिलाने वाली पोजीशन में ही हवा में अटका हुआ था। सबसे पहले मेरे रूममेट का दिमाग चला। उसने फुर्ती से सभी लोगों को पीछे धकेला और फटाफट दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से आवाज आई, आई एम सॉरी भाई, हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। सच में आई एम सो सॉरी। दरवाजा भले ही बंद हो गया था, पर हॉस्पिटल के उस कमरे की दीवारें इतनी पतली थीं कि बाहर चल रही गप्पों और फुसफुसाहट की आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। मैं वहीं जम गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठूं। मैंने बेबसी से लियू रुयान की तरफ देखा, जो बाहर की बातें सुनकर अपनी जीभ दांतों तले दबाए बैठी थी और उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल टमाटर हो चुका था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, वो अगर तुम कहो तो मैं बाहर जाकर उन्हें सच बता दूं और सब समझा दूं। इस पर लियू रुयान ने तुरंत मेरी कलाई पकड़ ली और बोली, क्या समझाओगे? वो लोग तो बस अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। या फिर क्या तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है? मैंने तुरंत ना में सिर हिलाया। ये देखकर उसने चैन की सांस ली और कहा, चलो फिर ठीक है, उन्हें जो गलतफहमी पालनी है पालने दो। पर फिर शायद उसे अंदाजा हुआ कि उसकी ये बात कितनी अजीब लग रही है, तो उसने बात संभालते हुए आगे जोड़ा, मेरा मतलब है तुम फालतू की टेंशन मत लो, ये सब बस एक गलतफहमी है। पर इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि जब भी मैं हॉस्टल में सफाई देने की कोशिश करता, मेरे रूममेट्स मुझ पर शब्दों के बाण छोड़ देते। एक दोस्त बोला, लिनफैन, तू जब प्रोफेसर लियू को डेट कर रहा था तो कम से कम मैं वहां मौजूद था। शुक्र मना कि किसी और ने तेरा चेहरा नहीं देखा। मैंने बार बार मना करते हुए सिर हिलाया। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो प्रोफेसर सू ने मुझे उनकी देखभाल करने के लिए भेजा था, तो वो बोले, चल हट, हमें मत सिखा। उस वक्त प्रोफेसर लियू की आंखें बिल्कुल तुझ पर टिकी हुई थीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा? तुझे पता भी है कि प्रोफेसर लियू की खूबसूरती के पीछे कितने लोग दीवाने हैं। हमारे पूरे डिपार्टमेंट से लेकर फॉरेन लैंग्वेजेस वाले डिपार्टमेंट तक लाइन लगी है, पर उन्होंने सिर्फ तुझे अपने करीब आने दिया। अगर अब भी तूने उन्हें प्रपोज नहीं किया ना, तो मैं थूकेगा तुझ पर। खैर, मेरे लिए तो लियू रुयान को सही सलामत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाना ही दुनिया का सबसे बड़ा टास्क और आशीर्वाद था। एक हफ्ते बाद आखिरकार लियू रुयान को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। निकलते वक्त मैंने डॉक्टर से ऐसे ही चलते चलते उसके हेल्थ के बारे में पूछ लिया। डॉक्टर ने बस अपना सिर पीटा और बोले, अरे भाई, वो पेशेंट तो बिल्कुल चंगी भली थी, उसे सिर्फ 2 दिन ग्लूकोज की जरूरत थी, पर वो खुद ही अड़ गई कि उसे बहुत कमजोरी लग रही है और उसे पूरे 1 हफ्ते तक डॉक्टरों की निगरानी में रहना है। आज की जवान लड़कियां भी ना, पता नहीं किसे हॉस्पिटल में रहना पसंद होता है। डॉक्टर को सिर हिलाते और बड़बड़ाते हुए जाते देख मैं वहीं खड़ा रह गया और मेरा दिमाग चकरा गया। लियू रुयान जानबूझकर हॉस्पिटल में रुकना चाहती थी। वो आखिर क्या खिचड़ी पका रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि मेरे भाई ने उसका दिल तोड़ा था, तो शायद वो उसका बदला मुझसे लेना चाहती थी। मैं जितना इस बारे में सोच रहा था, उतना ही मेरा शक गहराता जा रहा था। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उसकी एक भी क्लास अटेंड नहीं करूंगा। पर इस फैसले के कुछ ही समय बाद
मेरी सेकेंडरी आईडी पर लियू रुयान का एक मैसेज टपक गया, क्लासमेट हियानचेन, जरा 1 मिनट के लिए मेरे ऑफिस आओ। जब मैं उसके ऑफिस पहुंचा तो वहां सिर्फ हम दोनों ही थे और हम एक दूसरे को एकटक घूर रहे थे। वहां का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया और सबसे पहले खुद ही बात शुरू की। मुझे अभी अभी ये मिला है, इसमें अगले सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं और तुम्हारी क्लास को मेरा ये कोर्स चुनना ही पड़ेगा। मैं तो वहीं सन्न रह गया। वो मुझे ये सब क्यों बता रही थी? कहीं वो सच में सारा ठीकरा मेरे सिर तो नहीं फोड़ना चाहती थी? मुझे घबराया हुआ देखकर वो मुस्कुराई और बोली, इतना नर्वस मत हो, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रही थी। मैंने हकबकाते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी उसने अचानक एक ठंडी सांस भरी और बोली, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे भाई की बहुत याद आती है। उसके बिना मुझे अपनी जिंदगी एकदम बेरंग और फीकी लगती है। ये सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने पूछा, क्या आप उसे इतना पसंद करती हैं? उसने कहा, हाँ, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि तुम्हारा भाई मेरे पास वापस आने के बारे में सोचे? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसकी अपनी कोई वजह रही होगी, पर मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा भाई स्टेटस या किसी और रिश्ते के अंतर की वजह से ब्रेकअप कर रहा था तो क्या वो मुझसे एक बार मशविरा नहीं कर सकता था? उधर मेरे अंदर एक बड़ा भूचाल आ चुका था। उसे ये सब पता था, पर फिर भी मैं खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और मैंने कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं उसके फैसलों के बीच में नहीं पड़ सकता। उसने कहा, मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब अपने भाई तक पहुँचा दो और किसी तरह मुझे और तुम्हारे भाई को एक बार मिलवा दो। मैंने सोचा कि चलो अभी बात को टाल देता हूँ, पर तभी मेरी नज़र लियू रुयान पर पड़ी, जो कंप्यूटर पर अगले सेमेस्टर के कोर्स ओपनिंग ऑर्डर की तरफ उंगली से इशारा कर रही थी। उनका साफ इशारा था कि अगर मैं मान गया तो अगले सेमेस्टर के कोर्स में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कह दिया। भाई, कोई मजाक है क्या? सब जानते हैं कि प्रोफेसर लियू की क्लास पास करना लोहे के चने चबाने जैसा है। उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। अगर वो मुझे ये दिखा रही थी तो इसका मतलब सीधा सीधा धमकी था। अब जाहिर सी बात है कि मैं खुद तो लियू रुयान से मिलने जा नहीं सकता था, पर किस्मत से मेरा एक कजिन था। मैंने पूरे 5 घंटे तक उसके आगे हाथ पैर जोड़े, तब जाकर वो मेरी जगह लियू रुयान से मिलने के लिए तैयार हुआ। मीटिंग की जगह लियू रुयान ने ही तय की थी, एक बेहद आलीशान फ्रेंच रेस्टोरेंट। मैं खुद को छुपाते हुए उनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठ गया ताकि उनकी हर हरकत पर नजर रख सकूं। जब मेरा भाई वहां पहुंचा तो रुयान ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा, पर अगले ही पल उनकी वो मुस्कान उनके चेहरे पर ही फ्रीज हो गई। लेकिन वो बस एक पल के लिए था। उसके बाद वो दोनों बहुत खुश होकर बातें करने लगे। मैं साइड से लगातार उन दोनों को देख रहा था और वो दोनों बिना रुके बस गप्पे मारे जा रहे थे। डर के मारे मैंने अपने हाथ में पकड़ी लेदर की छोटी टोपी को मरोड़ कर रख दिया था। जब मीटिंग खत्म हुई और मेरे भाई ने आकर मेरी पीठ थपथपाई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। उसके चेहरे पे गजब का एक्साइटमेंट था और वो बोला, ओ भाई, तुझे इंटरनेट पर इतनी कमाल की लड़की कहाँ से मिल गई रे? ब्रेकअप? क्यों ब्रेकअप करना है भाई? मैं तेरी बात आगे बढ़ाने में पूरी मदद करूंगा। पर यार, उसने पैचअप को लेकर कोई बात नहीं की। वो तो बस नॉर्मल रोजमर्रा की बातें कर रही थी। ऐसा लगा ही नहीं कि वो पैचअप के लिए आई थी। मैंने इस बात पर थोड़ा दिमाग दौड़ाया और पूछा, क्या तू सीरियस है? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा? वो बोला, अरे मैं सीरियसली कह रहा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। चल अब तू जा और उससे कह कि तेरा डेंजर जोन वाला नंबर हटा दे। वो तुरंत मान गया और जाने के लिए मुड़ा, पर तभी पीछे से आवाज आई, प्रोफेसर लियू, आप अभी तक यहीं हैं? मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लियू रुयान हमारे ठीक पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वो सीधे मेरी तरफ देखकर बोली, क्लासमेट हियानचेन, आखिर कब तक इस तरह नाटक करने का इरादा है तुम्हारा? अपने कजिन से माफी मांगकर उसे विदा करने के बाद लियू रुयान मुझे रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट केबिन में ले गई, जहां मैं चुपचाप एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैं वहां अपनी जान बचाने की सोचते हुए चुपचाप बैठ गया। उसने वेटर को बुलाया और बड़े आराम से कहा, मेरे पसंदीदा वाले डिशेज ले आओ। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम कुछ और खाना चाहते हो? मैंने पागलों की तरह नामे सिर हिला दिया। तभी वो बोली, सच कहूँ तो अभी रेस्टोरेंट में मैं पूरे समय तिरछी नजरों से सिर्फ तुम्हें ही देख रही थी। सच में? पर मुझे समझ नहीं आया कि मैंने सिर्फ उसे ही तुमसे मजे में बातें करते हुए क्यों देखा। मुझे शांत देखकर उसने अपना सिर झुकाया और मेरे करीब आकर देखते हुए बोली, तुम वाकई मुझसे बात नहीं करना चाहते ना? मैंने अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को देखा और एक हल्की सी बेबसी भरी हंसी हंसते हुए कहा, अरे जब आपको पता चल ही गया है तो अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए। वो बोली, मैं बताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जुड़ी हर बात मैं बताना चाहती हूँ। जब मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी वो छोटी छोटी आदतें देखी थी तभी से मुझे शक होने लगा था। उसके बाद मैंने अपने अंकल से तुम्हारा वीचैट नंबर मांग लिया। भाई साहब, अब तो मेरा ऐसा मन कर रहा था कि कहीं कोई गड्ढा मिले और मैं उसमें समा जाऊं। तो इसका मतलब इन्हें हॉस्पिटल जाने वाले दिन से ही सब पता था। कोई ताज्जुब नहीं कि अगले कुछ दिनों तक वो मुझे लेकर इतनी चौकन्नी थी। मैंने घबराते हुए उनसे माफी मांगना शुरू कर दिया। मैं लगभग रोने वाली हालत में झुककर बोला, आई एम सॉरी, मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा।
पर लियू रुयान ने मजबूती से मेरा हाथ थमा और बड़ी संजीदगी से मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस सीक्रेट की तुम बात कर रहे हो उस कॉन्फ्रेंस वाले दिन ही सबको पता चल गया था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने सिर्फ इसलिए उसे सबसे छुपाकर रखा क्योंकि वो एक ऑनलाइन रिलेशनशिप था। मैंने डरते डरते पूछा, तो क्या आप मुझे फेल नहीं करेंगी? उन्होंने एक बेबस सी सांस ली और कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें फेल करने वाली हूँ? मैंने पूछा, तो उस दिन आपने जो कहा था कि अगले सेमेस्टर मुझे आपका ही कोर्स चुनना पड़ेगा। वो बोली, मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि अगले सेमेस्टर हम अक्सर एक दूसरे से मिला करेंगे। मुझे लगा था कि जब मैं ये बात बोलूंगी तो तुम हमारी इन पहचानों को भुलाकर मुझसे मिलने के बारे में सोचोगे। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते तो मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ लेती, पर किसे पता था कि तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई आ जाएगा। मैं बिना कोई रिएक्शन दिए बस बुत बनकर उन्हें सुनता रहा। वो आगे बोली, अंकल ने मुझे बताया था कि तुम खुद आगे बढ़कर हॉस्पिटल आए थे और तुमने खुद मेरी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली थी। मुझे लगा कि ये इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? तुम्हारा ये बदला हुआ बर्ताव उसी कॉन्फ्रेंस वाले दिन से शुरू हुआ था। मैं सिर्फ यही सोच सकती हूँ कि तुम भी उस दिन वहीं थे और तुम्हें पता चल गया था कि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे तुम ऑनलाइन डेट कर रहे थे। इसलिए मुझसे ब्रेकअप करने की इकलौती वजह यही हो सकती है कि मैं असल जिंदगी में तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तुम्हें मेरे जरिए भेजी गई तस्वीरें बहुत पसंद आती थीं। इसका मतलब मेरी शक्ल सूरत में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बात सिर्फ मेरी इस पहचान पर आकर टिकती है। उन्होंने एक एक बात का ऐसा सटीक एनालिसिस किया कि मैं दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें आखिरी शब्द तक सब कुछ पता हो। लियू रुयान ने मानो अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए आखिरी सवाल पूछा, जियन चेन, क्या तुम्हें प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला ये रिश्ता पसंद नहीं है? मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने पूछा, तो फिर बात क्या है? मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद नहीं आऊंगा। प्रोफेसर लियू, क्या आपको पता है कि कॉलेज में कितने लोग आपकी एक झलक के दीवाने हैं? और क्या आपको पता है कि उस ऑनलाइन अकाउंट के पीछे मेरे जैसा एक आम सा स्टूडेंट था? क्या ये जानने के बाद भी आप मुझे पसंद करेंगी? ये सुनकर वो एकदम हैरान रह गई। मेरे अंदर एक अजीब सी लाचारी और मायूसी की भावना घर करने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मेरा डर सही है, पर लियू रुयान ने तुरंत पलटकर कहा, क्या तुम खुद को एक आम स्टूडेंट समझते हो? तुम स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो। तुम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हर साल टॉप 3 में आते हो और तुमने सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन्स में 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तुम मेरे अंकल के सबसे पसंदीदा और होनहार स्टूडेंट हो। क्या तुम इसे एक आम स्टूडेंट कहते हो? और क्या तुम्हें खुद अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने हैंडसम हो? मैं तो शुरू से ही तुम्हारे उस रूप से प्यार करती हूँ जिसके पीछे कोई दिखावा नहीं था। तुम जैसे भी रहो, मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। और जहाँ तक प्रोफेसर और स्टूडेंट के रिश्ते की बात है, जब तक सामने तुम हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर मेरे चेहरे के हाव भाव एकदम जम गए। मैंने मुंह तो खोला पर गले से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने हैरान होते हुए कहा, आपने तो मेरी पूरी कुंडली ही खंगाल मारी है। इस पर वो तुरंत चौंक कर बोली, अरे नहीं, मैंने कोई जासूसी नहीं की। ये सब तो मुझे मेरे अंकल ने बताया था। वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर मेरे अंदर खोया हुआ कॉन्फिडेंस अचानक वापस आ गया। पर फिर भी मैंने झिझकते हुए कहा, पर कॉलेज में तो आपकी इमेज हमेशा एक कड़क और शांत रहने वाली आइस गॉडेस जैसी रही है। आप यकीनन नहीं चाहेंगी कि लोगों को हमारे बारे में पता चले। इस पर वो मुस्कुराई और बोली, जब मैं तुम्हारे साथ चैट करती थी मैं वैसी ही थी जैसी मैं असल में हूँ। मैंने कोई झूठी इमेज नहीं बनाई थी। बात बस इतनी है कि मुझे बाकी फालतू चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम्हारे साथ बात अलग है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी लाइफस्टाइल बदल लूं, तो मैं उसके लिए भी पूरी तरह तैयार हूँ। आखिरकार रुयान ने मुझे मना ही लिया और मैंने उसे ब्लॉक लिस्ट से बाहर कर दिया। जैसे ही मैंने उसे अनब्लॉक किया, भाई साहब, मेरे फोन पर तुरंत 5000 रुपए का ट्रांसफर आ गया। मैं एकदम चकरा गया और पूछा, ये क्या कर रही हो? वो हंसकर बोली, ताकि मैं चेक कर सकूं कि तुमने मुझे सच में अनब्लॉक किया है या नहीं। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तब मैंने कई बार पैसे भेजकर चेक करने की कोशिश की थी। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई तो मैंने बात पलटने के लिए पूछा, अच्छा तो फिर अब हमारे बीच क्या रिश्ता है? पर मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने मुझसे भी तेज स्पीड से पैसे ट्रांसफर कर दिए और बोली, तुमने ही तो कहा था कि 50 रुपए की स्ट्रॉबेरी दिला दो और अगली बार उसे मेरे गले पर सूद समेत वापस करोगे। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना वो वादा पूरा करो। मैंने शर्म से पानी पानी होते हुए कहा, अरे यार, मेरा तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, पर तुमने बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इस पर वो शरारत से बोली, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इसका 100 गुना वापस करो। और देखते ही देखते अगला सेमेस्टर आ गया। जैसा कि लियू रुयान ने पहले ही कहा था, हमें उसके कोर्स की क्लास चुननी ही पड़ी। पहली ही क्लास में वो स्टेज पर आकर खड़ी हुई। अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के पूरे 3 पन्ने पढ़कर सुनाने के बाद उसने बड़े कैजुअल अंदाज में अपने मैरिटल स्टेटस पर बात की। उसने खास तौर पर मुस्कुराते हुए जोड़ा, वैसे फिलहाल मेरी शादी नहीं हुई है, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए उसकी मुस्कुराती हुई नजरें दबे छुपे अंदाज में सीधे मेरी तरफ घूमी। मैं क्लास की पीछे से दूसरी रो के कोने में एकदम दुबक कर बैठा हुआ था और अपना सिर नीचे झुकाए था ताकि उससे नजरें न मिले। तभी मेरे रूममेट ने फिर से मेरी शर्ट खींची और फुसफुसाया, ओए शाओ चेन, तू कहाँ देख रहा है बे? देख,
प्रोफेसर लियू आज कितनी खुश होकर हंस रही हैं। पहले तो वो हमेशा बहुत सीरियस रहती थीं, पर ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी क्लास कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। मैंने बहुत सावधानी से ऊपर देखा तो सीधे मेरी नजरें उसकी नजरों से टकरा गईं। मुझे तुरंत एक बहुत बुरा एहसास हुआ और भाई मेरा डर बिल्कुल सही निकला। जैसे ही क्लास में सवाल जवाब का वक्त आया, उसने बड़े प्यार से पोडियम से आवाज लगाई, क्लासमेट जियन चेन, जरा खड़े होना। उस एक क्लास में मुझे जितनी बार खड़ा होना पड़ा उतना तो मैं पिछले पूरे सेमेस्टर में मिलाकर भी खड़ा नहीं हुआ था। 1 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। अब लियू रुयान और मेरे बीच का वो छुपा छुपाया ऑनलाइन वाला प्यार खत्म हो चुका था और हम असल जिंदगी में आ चुके थे। हम दोनों सरेआम एक दूसरे का हाथ थमकर शॉपिंग कर रहे थे कि तभी लियू रुयान ने अचानक एक गहरी और सुकून भरी सांस ली और बोली, मैं कितनी खुश हूं ना। रात के वक्त जब हम एक बेकरी के पास से गुजरे तो वहां रेडियो पर एक अनाउंसमेंट चल रही थी कि मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है। अपने सबसे खास इंसान के साथ मून केक खरीदें और इस रोमांटिक चांदनी रात का जश्न मनाएं। लियू रुयान वहीं रुक गई। उसने आसमान की तरफ देखा जहां एक बेहद चमकदार चांद पूरी आबोहवा के साथ चमक रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जियन चेन, तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि चांद बहुत ही पवित्र खूबसूरत होता है और उसकी चांदनी हर तरफ बिखरी होती है, पर पूरे आसमान में चांद सिर्फ एक ही होता है। इससे पहले कि मैं उसकी नजरों का पीछा करते हुए आसमान को ठीक से देख पाता, मुझे अचानक अपने गाल पर एक बेहद गर्म और प्यारा सा एहसास हुआ। उसने मेरे गाल को चूम लिया था। वो मेरे पास झुकी और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, जियन चेन, तुम ही मेरे चांद हो। और उस खूबसूरत चांदनी रात के साए में हम दोनों के आपस में बंधे हुए हाथ और मजबूत हो गए और हमारी उंगलियां एक दूसरे में पूरी तरह सिमट गईं।